जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जाने देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूने नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। जब भी हम इस तरीके के गीत सुनते हैं हम सभी एक ही भावना से बंध जाते हैं और वही भावना कहलाती है राष्ट्रवाद की भावना। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, चैप्टर 3 क्लास 10 इस चैप्टर को हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। पूरा घटनाक्रम केवल एक एक घटना से एक एक तारीख से किस तरीके से मैं आपको इस चैप्टर का रिवाइज करवाऊंगी, रिवीजन करवाऊंगी, आप खुद नहीं सोच पाएंगे कि आपको चुटकियों में पूरा चैप्टर याद हो गया। आपको दिमाग से नहीं दिल से याद होगा ये चैप्टर। इस चैप्टर को हम करेंगे क्विक रिवीजन और सभी इतिहास में सभी जो डेट्स होती हैं, तारीख होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सभी तारीख आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, कभी भी आप भूलने वाले नहीं हो। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जैसे कि मैंने कहा कि हम घटनाक्रम पढ़ेंगे, एक एक इवेंट कैसे कैसे हुआ है इस चैप्टर में। ये चैप्टर क्लास 10 के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे ये चैप्टर हमेशा आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको राष्ट्रवाद का मीनिंग पता होना चाहिए, इसके बाद हम चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ भी नोट्स नहीं, कुछ भी रिटर्न नहीं, लेकिन पूरा चैप्टर समझ में आएगा। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश, अपने राष्ट्र, अपनी भूमि के प्रति प्रेम की भावना, भक्ति की भावना, समर्पण की भावना, सम्मान की भावना। जैसे मैंने कहा कि ये गीत हम सबको एक ही भाव से जोड़ता है जो है राष्ट्रवाद। जब मैं बोलती हूँ भारत, जैसे हम बोलते हैं भारत, हम सब एक ही फीलिंग से जुड़ जाते हैं, हम सब कुछ भूल के यूनाइट हो जाते हैं और ये जो भावना है यही है राष्ट्रवाद की भावना। ये हमेशा से, ये युगों से नहीं थी, सदियों से नहीं थी, ये भावना, ये फीलिंग डेवलप करने के लिए बहुत लंबा टाइम चला है, संघर्ष चला है और उसी संघर्ष को हम इस चैप्टर में समझते हैं। ये पार्ट जो आपका शुरू होता है एनसीईआरटी की बुक में, वो शुरू होता है प्रथम विश्व युद्ध से, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 में, 1914 में। विश्व युद्ध हो रहा था। तो आखिर ये जो प्रथम विश्व युद्ध है, इसे प्रथम क्यों बोला गया है? क्योंकि अभी तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है पहला, और फिर दूसरे को सेकेंड दिया गया है दूसरा। विश्व युद्ध क्यों बोला गया है? क्या दुनिया के सभी देश आपस में लड़ रहे थे? नहीं, जो दुनिया के देश थे, कुछ देश थे, शक्तिशाली देश थे, वो 2 गुटों में बट गए थे, पार्ट 1 पार्ट 2। यानी कुछ देश थे जो इसमें थे और कुछ देश थे जो इसमें थे, और ये आपस में दोनों की हो रही थी फाइटिंग, जिससे हमने नाम दिया है विश्व युद्ध। अब इन दोनों गुटों में देश कौन से थे उनके नाम आपको पता होना चाहिए। एक गुट था जिसमें कौन से देश थे, लाइक ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, इटली, अमेरिका जैसी महाशक्तियां थी, और दूसरा गुट था जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य जैसे देश थे। अब यहाँ पे देखिए कुछ देश थे जो डायरेक्ट पार्ट ले रहे थे, यानी हम बोलेंगे प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट कर रहे थे, और कुछ देश थे वो अप्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी भाग ले रहे थे। अगर आप पूछे कि उस वक्त क्या भारत ने प्रत्यक्ष रूप से विश्व युद्ध में भाग लिया था, तो नहीं, भारत उसमें भाग नहीं ले रहा था, लेकिन भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है। कैसे? क्योंकि उस समय जो महाशक्तियां थी, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, अब ऐसी जो कंट्रीज थी पावरफुल, ये क्या था, इन लोगों ने बहुत सारे अपने उपनिवेश देश बना रखे थे, ऐसे देश जहाँ पे जाके ये लोग रूल कर रहे थे। जैसे भारत किसका उपनिवेश देश था? ब्रिटेन का था। तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसलिए भारत को जो सैनिक थे उन्होंने विश्व युद्ध में भाग लिया, लेकिन डायरेक्ट हमारी मर्जी नहीं थी कि हम विश्व युद्ध में भाग ले, ब्रिटेन की तरफ से हम लोग भाग ले रहे थे। ठीक है, ब्रिटेन की हेल्प कर रहे थे हम लोग, क्योंकि वो हम पे रूल कर रहा था, इसलिए तो ये हो रहा था। और जो विश्व युद्ध चला ये 1914 टू 1918 तक, प्रथम वर्ल्ड वॉर, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारा है वो चलता है। तो कहानी होती है प्रथम विश्व युद्ध से प्रारंभ। इस वक्त भारत की स्थिति क्या थी? भारत में बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहे थे जब युद्ध हो रहा था। तो जो ब्रिटेन है, जो हम पे रूल कर रहा था, वो अपना युद्ध का जो पूरा खर्चा है, क्योंकि उसमें सैनिक लगेंगे, खाने पीने की चीज़ें लगेंगी, है ना, जो जितना भी खर्चा आएगा वो सारा खर्चा निकाल रहा था भारत से। भारत में जो फसलें थी पूरी तरीके से उस साल बर्बाद हो चुकी थी, बहुत बुरी स्थिति थी, कर बहुत ज़्यादा देना
देना पड़ रहा था, बहुत सारी बीमारियां फैल रही थी, लोग पूरी तरीके से ग्रस्त थे। और ब्रिटेन ने जो हम पे रूल कर रहा था उसने बोला कि प्रथम विश्व युद्ध में अपने सैनिक दो, मतलब भारत अपने तुम्हारे जो जवान है, जो युवा है, उन्हें सैनिक में भर्ती करवाओ, सेना में भर्ती करवाओ, हमारे साथ युद्ध करवाओ, युद्ध में भेजो। और जब ये सब होगा, जब युद्ध समाप्त होगा, तो हम तुम पे थोड़ी सी रियायत बरतेंगे, तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम्हारे टैक्स को कम कर देंगे। ऐसा ऐसा इन लोगों ने बातें रखी और इसलिए भारत ने इनका हेल्प किया, पार्टिसिपेट किया विश्व युद्ध में। अब क्या होता है, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो जाता है, युद्ध पे विराम लग जाता है और युद्ध हो जाता है समाप्त। लेकिन जैसे कि आप लोग को पता है, जो ब्रिटेन के जो हम पे रूल कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या अंग्रेज थे, वो कभी भी अपनी बात को मानने वाले नहीं थे। उन्होंने हमसे बोला कि हमें सपोर्ट करो, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में हमें सपोर्ट करो, और हमारे देश ने पूरी तरीके से उनको सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होता है, उनका जो काला चेहरा था वो हमारे सामने आ जाता है, क्योंकि वो अपनी कोई भी बात ना तो मानते हैं, ना तो किसी भी कर में किसी भी तरह की छूट देते हैं, बल्कि वो और ज़्यादा टैक्स बढ़ा के और ज़्यादा टैक्स वसूली करते हैं। तो जब यहाँ 1918 में विश्व युद्ध खत्म होता है तो लोगों को समझ में आ जाता है कि ये तो हैं भैया दोगले, ये तो करने वाले हमारे लिए कुछ है नहीं, अब हमें अपने लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। तो हमारे देश के जो लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया कि अब हम लोग करेंगे आंदोलन और इसके बाद हम अपनी बात को रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1918 के बाद 6 अप्रैल 1919 यहाँ पे रॉलेट एक्ट आता है। लेकिन रॉलेट एक्ट से पहले मैं आपको एक और घटना के पास ले जाऊंगी। उससे पहले 1915, क्योंकि ये मिसिंग हो गया है, तो 1915 में क्या होता है, महात्मा गांधी भारत में आते हैं। कहाँ से आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। एक बंदे की एंट्री होती है जो एक नया वेपन लेके आता है, नया हथियार लेके आता है। अब देखिए भारत में विश्व युद्ध जब समाप्त होता है, भारत के लोगों को पता चल गया था कि ये जो अंग्रेज है ये बस हम लोग को बहलाते हैं, हम पे रूल करते हैं। अगर हमें अपने लिए संघर्ष करना है, अपने लिए कुछ अधिकार चाहिए, तो हमें खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। थोड़े मोड़े लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इनके आंदोलन को हवा मिलती है जब 1915 में महात्मा गांधी, मतलब गांधी जी, एक नया युवा लड़का वकालत पढ़ के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटता है। तो वो अपने साथ एक हथियार लेके आते हैं। वो हथियार क्या था, सत्याग्रह। ये सत्याग्रह इतना पावरफुल हथियार था जो लोगों को स्टार्टिंग में समझ नहीं आता कि आखिर ये सत्याग्रह है क्या। अब जो गांधी जी हैं, जब वो भारत लौटते हैं तो वो एक नया वेपन होता है उनका सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ होता है हम सत्य के लिए आग्रह करेंगे, सच के लिए लड़ाई करेंगे, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा। सत्याग्रह करेंगे और अहिंसा मतलब ना ही किसी का खून बहाया जाएगा, ना ही किसी की मृत्यु होगी, ना हत्या होगी। सच्चाई को हम सामने रखेंगे और सच्चाई की विजय होगी, ठीक है। 1915 में ये हथियार लेके आए। अब क्या हुआ, गांधी जी ने अपना जो वेपन है वो चलाया कहाँ पे, 1916 में बिहार के चंपारण में। गांधी जी को इनवाइट किया जाता है। वहाँ पे एक मुद्दा चल रहा था कि वहाँ के जो किसान हैं उनसे नील की खेती करवाई जाती थी और 3 कठिया पडाली चल रही थी। वहाँ पे किसानों को कहा जाता है कि आपकी जो भी लैंड है उसके अगर हम 3 पार्ट करें तो आपका जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ लैंड है उसमें 3 भाग में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। इससे किसान बहुत परेशान थे, क्योंकि नील की खेती से उनकी जो ज़मीन होती थी वो एक बार के बाद ख़राब हो जाती थी, उस पर दूसरी फसल नहीं उगाई जा सकती थी और उनको बहुत सारा टैक्स भी देना पड़ता था। अब जब गांधी जी 1916 में जाते हैं, सत्याग्रह करते हैं और वहाँ पे जब वो अपनी बातों को रखते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट उस बात को मान लेती है, मतलब जीत होती है और लोग बहुत खुश होते हैं कि ये सत्याग्रह तो सच में बहुत पावरफुल है। अब गांधी जी की चर्चा पूरे देश में होने लग जाती है। इसके बाद 1917 में गुजरात में क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ मिल मजदूर थे, कुछ लोग थे जहाँ पे फसल खराब हो गई थी और फिर भी उनको उतना टैक्स देने को बोला जा रहा होता है, कर देने को बोला जा रहा होता है। तो यहाँ पे 1917 में जाके गांधी जी सत्याग्रह करते हैं, मतलब हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, सत्य के लिए बैठेंगे, धरना करेंगे, लेकिन कोई भी हिंसा नहीं करेंगे। यहाँ पे भी उन्हें सक्सेस मिलती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है। अब तो गांधी जी की वाहवाही और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद 1918 में यहाँ पे कपास मिल में एक मिल थी जहाँ पे श्रमिक काम करते थे, उनका बोनस रोक दिया गया
था। तो यहाँ पे जाके भी आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं और 1918 में यहाँ पे भी उनको मिल जाती है सक्सेस। इन 3 सक्सेस से हमारे देश में जो अभी छुटपुट आंदोलन चलते थे, अब वो आंदोलन बहुत ही बड़े स्तर पे चलने लगते हैं और लोगों को अपना हीरो मिल जाता है गांधी जी के रूप में। और वो लोग ये जो सत्याग्रह है, गांधी जी तो एक जगह पे चला रहे थे, पूरे देश में, हमारे देश में अलग अलग जगह पे सत्याग्रह के नाम पे आंदोलन हो जाते हैं शुरू। अब जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी, यहाँ पे थी ये अंग्रेज गवर्नमेंट, इसको लगने लगता है डर कि जो गांधी जी हैं ये आए हैं वकालत पढ़ के, दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के कई देश घूम के, वहाँ पे इन्होंने अपने इस वेपन से सरकार को झुकाया है। अगर इसी तरीके से सारे लोग यहाँ के समझ गए तो ये हमें निकाल के फेंक देंगे। तो अब क्या करते हैं, अब जो अंग्रेज हैं वो अपना दामन अपना बचाए रखने के लिए वो अपनी चाल चलते हैं। क्या चाल चलते हैं, वो एक नया कानून ले आते हैं। उसी कानून का नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट नाम का कानून 1919 में भारत में लाया जाता है। अब ये कानून क्या था, तो अंग्रेजों ने एक कानून पास किया, रॉलेट एक्ट। इस कानून का मतलब ये था कि अगर कोई भी आंदोलन, कोई भी गतिविधि ऐसी होगी जिससे सरकार, ब्रिटिश सरकार उस समय हमारे देश की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगता है कि उनके लिए खतरा है, राजनीतिक उनके लिए षड्यंत्र है, ऐसा कोई भी आंदोलन होगा, किसी भी तरीके से लोग एकजुट होते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लीडर्स को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा बिना वकील, बिना अदालत के। यानी ना तो उन पे कोई मुकदमा चलाया जाएगा, ना ही उन पे कोई कार्यवाही होगी, ना ही उनको सबूत रखने का मौका दिया जाएगा, ना ही उनसे कोई सवाल किया जाएगा। सीधा मतलब आप 4 लोग रोड पे खड़े हो गए, आपको उठा के जेल में डाल देंगे और 2 साल तक आपके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी, 2 साल तक आप जेल में पड़े रहेंगे। इस तरीके का कानून लाया गया जिसको नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। कब आया रॉलेट एक्ट, 1919 में, 1919 में। 18 में विश्व युद्ध हुआ था समाप्त। अब जब ये कानून आता है, क्योंकि देखिए गांधी जी चला रहे थे सत्याग्रह और सत्याग्रह में उनको मिल रही थी जीत, तो अंग्रेज लिया है ये कानून कि जैसे ही आप लोग आंदोलन के लिए बैठोगे हम पकड़ के डाल देंगे जेल, फिर जेल में 2 साल रहोगे, जैसे ही बाहर आके इकट्ठा होगे हम उठा के डाल देंगे जेल। तो इसको कहा गया काला कानून। भारतीयों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने इसको क्या बोला, ब्लैक कानून, काला कानून है ये। और अब गांधी जी ने बोला कि ये जो रॉलेट एक्ट है, हम इसी कानून के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी 6 अप्रैल 1919। जब गांधी जी ने इस कानून को लेके हड़ताल शुरू की, आंदोलन शुरू किए, तो हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर्स थे, अलग अलग नेता थे, सब लोग इस चीज़ का समर्थन करने लगे। ऐसा ही कुछ हुआ पंजाब में, वहाँ पे भी 2 लीडर थे, उन दोनों लीडर ने भी क्या किया, इस चीज़ के लिए आगे आके बात उठाई और हर जगह पे रॉलेट एक्ट को लेके बात होने लगी कि ये कानून सरासर गलत है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि पंजाब में चीज़ें चल रही थी, वहाँ पे रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो वहाँ के लीडर थे वो बात रख रहे थे, तो वहाँ के जो लीडर थे सैफुद्दीन किचलू और उनके साथ एक और उनके सहयोगी थे, उन दोनों को पकड़ के डाल दिया गया जेल में रॉलेट एक्ट के तहत। जैसे ही उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है, तो वहाँ पे जो उनको सपोर्टर्स होते हैं, जो लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम सब लोग मिलेंगे और इस चीज़ पे हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा करेंगे। तो वो लोग अपना मीटिंग पॉइंट तय करते हैं कि हम सब जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को मिलने वाले हैं। अब ये जलियांवाला बाग क्या, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये कांड क्या था, जैसे मैंने कहा कि सब लोगों ने डिसाइड किया था यहाँ पे कि हम लोग इस बाग में, इस पार्क में एक जगह पे इकट्ठे होंगे और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें आगे आंदोलन करना है, किस तरीके से अपने नेता को जेल से छुटाना है। तो जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, उस दिन वैसाखी का दिन था, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉर्नर में लोग इकट्ठा होकर अपना डिस्कशन करने वाले थे। इसके अलावा यहाँ पे एक समझ लीजिए पार्क है, जैसे इंडिया गेट पे आप लोग घूमने जाते हो, बहुत सारे लोग अलग अलग काम के लिए जाते हैं, तो वैसे ही एक पार्क था, यहाँ पे लोग अपनी मीटिंग करने वाले थे शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे कि बात करते हैं ऐसे बात करने वाले थे। साथ में यहाँ पे बच्चे आए थे मेला देखने हुए, बैसाखी का मेला लगता है, झूले लगते हैं, बच्चा मेला देखने आए हुए थे। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं थी, पुरुष थे, बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पे सर्दी के मौसम में, सुहाने मौसम में यहाँ पे खेलने कूदने, ठीक है, और अपना त्यौहार मनाने आए हुए थे। अब जब ये सूचना मिलती है जनरल डायर को, तो वो क्या करता है,
उसके पास ये राइट था कि वो लोगों को गिरफ्तार कर सकता था अकॉर्डिंग टू रॉलेट एक्ट, पर वो ये नहीं करता। वो क्या करता है, ना तो अपने सीनियर से कोई परमिशन लेता है, ना तो यहाँ पे लोगों को बोलता है कि आप मीटिंग मत करिए। जो स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी थे वो क्या करता है, खुद ही डिसीजन ले लेता है, अपने साथ बहुत सारे सैनिक लेके आता है और बोलता है इस बाग के जो जितने भी गेट हैं, जितने भी यहाँ से बाहर निकलने वाले गेट हैं, उन सभी गेटों को बंद करवा देता है। बिना किसी इंफॉर्मेशन के यहाँ पे वो अटैक कर देता है और यहाँ पे चारों तरफ से सैनिक घेर लेते हैं इस पार्क को और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, बूढ़े आदमी थे, सभी के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं बिना किसी कसूर के। और जो लोग यहाँ पे मीटिंग करने आए थे क्रांतिकारी, वो लोग भी कोई हथियार लेके नहीं आए थे, सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से बात करने के लिए आए थे। सब पे ही गोलियां चला दी जाती हैं, बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी वहाँ पे बच के नहीं निकल पाता। और जो ये भारत के ही ये सारी संतानें थी, इनका लहू से ये जो पूरी धरती है वो इनके रक्त से लाल हो जाती है, जो आज तक लाल है। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई तो बहुत सारे लोग, जो यहाँ पे कुआं भी था, बहुत सारे लोग हैं वो अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद ही कुएं में फेंक देते हैं, या कुछ लोग भय से कुएं में कूद जाते हैं। तो यहाँ पे कई लोग भय से, कई लोग भागा दौड़ी मच जाती है, तो कई लोग कुचले जाते हैं। इतना ज़्यादा जनसंहार होता है, बहुत सारे लोगों की हत्या होती है। और ये सारा किया था किसने, जनरल डायर ने। सभी गेट बंद कर दिए थे कि कोई यहाँ से भाग ना पाए। और अंधाधुंध गोली, छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था, जिन्हें पता भी नहीं था कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, महिलाएं, बूढ़े, किसी को भी जो इसमें पार्ट लेने नहीं आए थे उनको भी मार दिया जाता है। तो ये होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यहाँ पे एक शांतिपूर्ण ढंग से बात होने वाली थी और उसको इस कांड में बदल दिया जाता है। जब ये कांड होता है तो क्या होता है कि गांधी जी जितने भी अपने आंदोलन कर रहे थे वो उस आंदोलन को ले लेते हैं वापस, क्योंकि जब भी कोई भी आंदोलन में अहिंसा को छोड़ के हिंसा आती है तो गांधी जी आंदोलन को ले लेते थे वापस। तो अब ये बात है वो सब जगह पहुंचती है। अंग्रेज भी थोड़ी टाइम के लिए मानते हैं कि जो जनरल डायर ने किया वो गलत किया, लेकिन उसको कोई भी सजा नहीं दी जाती है। फिर जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। तो देखिए इसके बीच में एक गैप है 1920 1920। 1920 में क्या होता है, अब ये रॉलेट एक्ट की बात समाप्त हो गई और जो जलियांवाला बाग है ये हत्याकांड, यहाँ पे आपको हर डेट याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड मैंने आपको समझा दिया। अब क्या होता है इसके बीच में आता है 1920। 1920 में शुरू होता है असहयोग। गांधी जी अब अपना नया हथियार निकालते हैं असहयोग का। गांधी जी बोलते हैं देखो भाई ये अंग्रेज हम पे क्यों रूल कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल में पढ़ा कौन रहा है, भारत के ही तो टीचर पढ़ा रहे हैं। अगर ये अदालत चला रहे हैं तो अदालत में वकील कौन है, हमारे ही तो और आपके ही तो वकील हैं। कॉलेज विश्वविद्यालय चला रहे हैं तो वहाँ पे छात्र पढ़ कौन रहा है, हमारे भारत के ही तो छात्र हैं। आप सभी चीज का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाइए, असहयोग आंदोलन चलाइए, इनको सपोर्ट मत करिए, ठीक है। अगर गाड़ी चलाने वाले, बस चलाने वाले हमारे देश के हैं तो मत चलाइए बस। तो ये अंग्रेज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, ट्रेन चल रही है मत चलाइए ट्रेन, कैसे जाएंगे। अगर स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मत जाइए स्कूल। जो भी आप काम करते हैं वो सभी काम को छोड़ दीजिए। ये 2 दिन में भ्रष्ट जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, वो बैठ जाएगी, क्योंकि इनको कॉपरेट कौन कर रहा है, हमारे देश के ही लोग तो कॉपरेट कर रहे हैं, तभी तो इनकी गवर्नमेंट चल रही है। लोग गांधी जी की बात को बहुत ही ध्यान से सुनते थे, मानते थे। तो 1920 में गांधी जी असहयोग का हथियार जो है उसको चलाते हैं और लोग उनका फुल सपोर्ट करते हैं। जितने भी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे वो अपना स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर प्रोफेसर थे वो पढ़ाना छोड़ देते हैं, नौकरियों से इस्तीफा दे देते हैं, जितने भी वकील हैं वकालत छोड़ देते हैं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं। शराब की दुकानों को जलाया जाता है और सूत को, जो कॉटन है इंडस्ट्री है, उसको अपने देश में ही बोला जाता है कि हम अपने देश में स्कूल खोलेंगे, स्कूल कॉलेज खोलेंगे और अपनी मतलब कि जो स्वनिर्मित देश की चीज़ें हैं उसका प्रमोशन करेंगे। तो असहयोग बहुत ही अच्छे से 1920 में चल रहा होता है, सब लोग इस चीज़ से सहमत होते हैं। हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट चलेगी कैसे। अब ये चल रहा होता है 1920 में। इसके साथ में एक और आंदोलन जुड़ जाता है, खिलाफत आंदोलन। 1921 में खिलाफत आंदोलन क्या था, यहाँ पे 2 भाई थे, ठीक है, हमारे,
ठीक है, दो भाई थे, उन्होंने खिलाफत में गांधी जी को बोला कि इस आंदोलन को भी असहयोग के साथ जोड़ लिया जाए। अब खिलाफत का क्या मुद्दा था कि हमारे देश में लोग थे वो बटे हुए थे हिंदू और मुस्लिम में, और अंग्रेज इसका फ़ायदा उठा रहे थे कि फूट डालो और शासन करो। तो यहाँ पे जो अली भाई थे उन्होंने गांधी जी को एक प्रस्ताव रखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाफत को खतरा है ब्रिटिशों से, और जो ये ब्रिटिश सरकार है ये कोई एक्शन नहीं ले रही है, और हमें यूनाइट करना होगा, सबको जोड़ना होगा, सभी देश के लोगों को। तो गांधी जी बोलते हैं ठीक है, हम इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। गांधी जी ने एक मौका देखा कि इससे हमारे देश में जो लोग बटे हुए हैं उनको एक साथ लाया जा सकता है, एक ही स्तर पे लाया जा सकता है। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को भी सपोर्ट किया 1921 में, खिलाफत। ठीक है, अब यहाँ पे याद करना है आपको 1922 में। अब देखिए असहयोग और खिलाफत बढ़िया से चल रहा था हमारे देश में, जितने भी लोग थे सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। ठीक है, जो अंग्रेजों ने बांटा था वो सब चीज़ें हट गई थी, और सभी लोग एक साथ होकर गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे, और देश बहुत अच्छे से असहयोग को समझ गया था, और अंग्रेज भी झुकने ही वाले थे। लेकिन उससे पहले एक और घटना हो जाती है जिसका नाम है चोरी चोरा, फरवरी 1922, और अगर डेट बोले तो 5 फरवरी 1922 को ये घटना होती है, चोरी चोरा कांड के नाम से जानी जाती है, जिसकी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन लेना पड़ता है वापस। अब ये चोरी चोरा नाम क्यों रखा गया है? उत्तर प्रदेश यूपी का एक प्लेस था जिसका नाम था चोरी चोरा। यहाँ पे क्या होता है, असहयोग आंदोलन, लोग आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक पुलिस थाना था, वहाँ पे जो पुलिस थाने के लोग थे यानी सिपाही थे, ब्रिटिश सिपाही थे, और इधर थे भारतीय लोग। इन दोनों के बीच क्रांतिकारी और इनके जो अंग्रेज के सिपाही थे और भारतीय क्रांतिकारी, इन दोनों के बीच क्या हो जाती है, थोड़ी फाइटिंग हो जाती है, थोड़ी लड़ाई हो जाती है। गुस्सा होके जो गांव के सारे लोग हैं, ये यहाँ पे जो पुलिस थाना है उसमें सिपाहियों को बंद करके और इस पुलिस थाने को लगा देते हैं आग। अब यहाँ पे जैसे ही हिंसा होती है, ये खबर गांधी जी तक पहुँचती है। गांधी जी ने हमेशा बोला था कि मैं अहिंसा के रास्ते पे चलूंगा और तुम सबको भी चलाऊंगा। अगर किसी आंदोलन में खून खराबा हुआ, कहीं पे भी किसी की जान गई, चाहे अंग्रेजों की चाहे हमारी, मैं आंदोलन वापस ले लूंगा, यही उनका सिद्धांत था। जैसे ही ये खबर पहुंचती है कि भारत के क्रांतिकारियों ने एक जगह पे जला दिया है इस तरीके से, गांधी जी तुरंत अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। 1920 में शुरू हुआ था आंदोलन असहयोग नॉन कॉपरेशन, और 1922 में वापस ले लिया जाता है। क्यों? 5 फरवरी 1922 जो चोरी चोरा की घटना हुई उसके फलस्वरूप। अब देखिए, जब ये आंदोलन गांधी जी वापस लेते हैं ना, तो बहुत सारे जो क्रांतिकारी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कई गांधी जी से थोड़ा सा नाराज़ भी हो जाते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो वो और भी कई ऐसे लीडर्स थे जो बोलते हैं कि शायद थोड़ा दिन और असहयोग आंदोलन चलता तो हमारे पास आज़ादी होती, ये अंग्रेज कुछ नहीं कर पाते। लेकिन गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन गांधी जी की सब बात भी मानते थे, रिस्पेक्ट भी करते थे। तो अब क्या होता है 1922 में, अब गांधी जी फिर से बोलते हैं भैया आंदोलन को बंद करो, क्योंकि अगर, और गांधी जी का ये मानना इसलिए था क्योंकि गांधी जी को पता था कि अगर इधर के कुछ लोगों की जान गई, ठीक है, भारत के लोगों की, और उधर के भी कुछ लोगों की जान गई, तब अंग्रेज क्या करेंगे, तब हमें आंदोलन भी नहीं करने देंगे, और वो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, और वो क्या करेंगे, हमारे उनका एक मरेगा तो वो हमारे 50 को मारेंगे। इसलिए गांधी जी बोलते थे हिंसा नहीं होनी चाहिए, जब हम शांति से करेंगे तो उनको एक ना एक दिन बात सुननी ही पड़ेगी, इसलिए वो कभी भी हिंसा का साथ नहीं देते थे। अब कहानी क्या होती है, मई 1924। अब यहाँ पे देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे देश में अलग अलग जगह पे आंदोलन हो रहे थे। अगर मैं इसको भारतवर्ष में डिवाइड करूँ तो यहाँ पे देखिए, गांधी जी तो कुछ जगह पे आंदोलन कर रहे थे, पर जो उनकी चर्चा थी ना वो पूरे देश में होती थी, और अलग अलग जगह पे जो आंदोलन थे वो अलग अलग रूप में चल रहे थे। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे कुछ अलग लीडर थे, आदिवासी के कुछ अलग लीडर थे, ठीक है। अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ पे कुछ और लीडर थे जो आंदोलन कर रहे थे। तो हर जगह पे, गांव में, कस्बों में कुछ ना कुछ आंदोलन चल रहे थे, सब लोग गांधी जी से प्रेरित होके। तो ऐसे ही अलूरी सीता राम राजू ये भी आंदोलन कर रहे थे, किसके लिए, आदिवासियों के लिए। तो इनकी गिरफ्तारी होती है मई 1924, और इसके बाद वहाँ पे जो आदिवासी संघर्ष है वो समाप्त होता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। अब ये साइमन कमीशन क्या था, जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत के लिए वो कुछ रूल्स बनाती थी,
ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हो। वो अलग अलग तरह के कानून बनाती थी, लेकिन वो कानून कुछ भी हमारे लिए नहीं होते थे, बस हमारे नुकसान के लिए होते थे, क्योंकि उस समय जो हमारी गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो उसका हेड था, क्योंकि ब्रिटेन की तो महारानी थी, वो तो बैठी थी इंग्लैंड में, वो यहाँ पे भेज भेज के एक एक बंदे को वायसराय बनाती थी, मतलब समझ लीजिए एक को हेड बनाती थी, फिर उसके नीचे सब हेड होते थे। इस तरीके से वो भारत पे रूल कर रहे थे। अब वहाँ से कानून बना के भेजे जाते थे और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाते थे, यहाँ से टैक्स इकट्ठा किया जाता था, वहाँ भेजा जाता था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम दिया गया साइमन कमीशन, और बोला गया कि भारत के लिए जितने भी कानून बने हैं ना, इसको स्टडी करेंगे। अब क्या हुआ, जब साइमन कमीशन भारत आता है, मतलब आप समझ लीजिए कुछ लोगों की एक ग्रुप थी जो स्टडी करने आ रही थी कि जो कानून बने हैं भारत के लिए वो सही है या नहीं। तो भारत के जो नेता थे, लीडर्स थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर थे वो सारे ब्रिटिशर्स ही थे। मतलब तुम हमारे लिए कानून बनाने वाले हो, और हमारे देश का ना तो उसका उसमें कोई किसी को इन्वॉल्व किया गया है, ना तो हम जानते हैं, तो आप कैसे हमारे लिए हमारे फेवर में काम करोगे, है ना। तो इस चीज़ को सब लोग बोलते हैं कि साइमन कमीशन गो, साइमन कमीशन वापस जाओ, इस तरीके का नारा दिया जाता है। 1928 में ही दिल्ली सीट फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी। 1928 में ये एक और घटना होती है। 1929 में क्या होता है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम फेंका था। तो उस समय जो असेंबली थी, जिसे आज हम संसद बोलते हैं, तो उस समय जो वहाँ पे जो जहाँ पे मीटिंग्स होती थी ब्रिटिशर्स की, आप समझ सकते हैं जैसे आज के टाइम में पार्लियामेंट है, तो उस पे बम फेंका था भगत सिंह ने, और इनके साथ जो बटुकेश्वर दत्त थे। इसके पीछे भी बड़ी घटना है, वो आपके चैप्टर्स में कवर नहीं कराई गई है, इसलिए हम उसे अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में बता दूं। कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस जो पार्टी थी वो गठित हुई थी कांग्रेस का जो गठन है वो एक पार्टी, ये पहली एक पार्टी है जो हमारी देश को आज़ाद होने से पहले गठित की गई थी, और ये जो पार्टी है इसका गठन A.O. ह्यूम ने करवाया था। क्यों करवाया था, इसलिए करवाया था, एक चाल से, मतलब एक ब्रिटिशर सरकार के ही एक बंदे ने इस पार्टी का गठन करवाया था, और बोला था कि जितने भी आप लोग स्वतंत्रता सेनानी हो ना, ये सब इसमें मिलके एक ही जगह पे आ जाओ, और आप सबको एक हम ग्रुप का नाम दे देते हैं, उस ग्रुप का नाम होगा कांग्रेस। ठीक है, उनने इसलिए करा था कि जिससे ये रोज रोज जो आंदोलन होते हैं भारत में, ये आंदोलन पे रोक लगाई जा सके, और हम थोड़ा सा इन लोग को लालच दे देंगे कि आप सब लोग भारत का रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, आप लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आपकी पार्टी का नाम हो गया कांग्रेस, और अपने मुद्दे जो हैं आप लोग हम तक ऐसे लाओ। यानी हर कोई बंदा आंदोलन करके बात ना रखे, ये जो लीडर्स हैं यही आके अपनी बात को रखे तो हम सुनेंगे, और इनका नाम क्या रख दिया, कांग्रेस। अब जो ये कांग्रेस थी, इसमें पूरे देश से, हमारे पूरे देश से अलग अलग जगह से जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो सब इसमें जुड़े। भारत कांग्रेस, जो हमारे गांधी जी थे वो कांग्रेस का पार्ट नहीं थे, वो कभी भी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। अब देखिए इसमें ना अलग अलग लीडर्स थे, कोई था जो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, कोई था जो जैसे अंबेडकर हो गए, वो हमारे जनजातीय जो अलग पिछड़ा वर्ग है उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इस तरीके से। और जो कांग्रेस था उसका हर साल एक मीटिंग होता था, साल में एक मीटिंग होता था जिसको हम बोलते थे कांग्रेस का अधिवेशन। तो ये हर साल एक मीटिंग होती थी, और जब तक देश आज़ाद हुआ ये हर साल इनकी एक मीटिंग होती थी जो देश के अलग अलग जगह में होती थी, कभी मुंबई में, कभी कोलकाता में, और उसमें डिसीजन लिया जाता था कि हम और ज़्यादा क्या रणनीति बनाएं, कैसे आंदोलन चलाएं, किस तरीके से हमें काम करना है, और सबको जिम्मेदारियां दी जाती थी। तो जब 1929 दिसंबर 1929 की जो मीटिंग हुई थी, इसको लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, इसमें ये बात रखी गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। देखिए जब भारत में लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया ना, तो स्टार्टिंग में कोई ये नहीं चाहता था कि ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसे हम वापस भेज देंगे। लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये सच में हमारे देश से जाएंगे। स्टार्टिंग में लोग बस चाहते थे कि तुम हमारे फेवर में थोड़े से कानून बना दो, हमें थोड़े से अधिकार दे दो। लेकिन धीरे धीरे जब उनका चेहरा सामने आता गया तो धीरे धीरे लोगों ने इस चीज़ की मांग बढ़ाई कि पहले नहीं हमारे और कानून, फिर बोला कि हमारे लिए अलग से हमारी सरकार बनाइए, हमारे देश के लोगों को सरकार में शामिल करिए। फिर धीरे धीरे आई पूर्ण स्वराज की मांग कि हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए, हम तुम पे निर्भर नहीं रहेंगे, ना तुमको रहने देंगे। तो ये बात होती है 1929 में।
मार्च 2930 में क्या होता है, महात्मा गांधी ने दांडी नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। देखिए, गांधी जी का आंदोलन हमने पढ़ा कि उन्होंने 1922 में चोरी चोरा के बाद असहयोग आंदोलन को ले लिया वापस। इसके बाद क्या हुआ, जब वो असहयोग को वापस ले लेते हैं, बहुत सारे बीच में छोटे मोटे आंदोलन होते हैं पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं होता है ना, क्योंकि देखिए जो लोग हैं वो भी एक टाइम तक सपोर्ट करते करते थक जाते हैं। देखिए सालों साल चल रहे हैं, 100 साल से लड़ाई संघर्ष चले जा रहे हैं, लोग अपनी नौकरी वोकरी सब कुछ छोड़ के आंदोलन में भाग लिए जा रहे हैं और कुछ होता नहीं है, बार बार उन्हीं को प्रताड़ित किया जाता है, तो लोगों का जो जोश है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। अब क्या होता है, उसको जोश भरने के लिए एक नई एनर्जी देनी पड़ती है। तो 1930 में महात्मा गांधी ने एक नया आंदोलन शुरू किया, दांडी नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था कि जितने कानून बनाए हैं इन अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उनका कानून हम तोड़ देंगे और ये रिप्रेजेंट करेंगे कि हम तुम्हारे बनाए हुए किसी कानून को नहीं मानते, और ये भी आंदोलन होगा शांतिपूर्ण ढंग से। गांधी जी ने डिसाइड किया नमक को, कि जो नमक है वो हर आदमी की ज़रूरत है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर किसी को नमक की ज़रूरत है, और नमक पे देना पड़ता था टैक्स यानी कि कर। तो गांधी जी ने बोला भाई जो समुद्र है ये तो प्रकृति ने समुद्र दिया है, भारत जो हमारा ये पृथ्वी है इस पे तो पूरा जो अगर हम 4 पार्ट करें तो 3 पार्ट तो इस पे समुद्र है, और समुद्र से ही तो हमें नमक मिलता है, इस पे हम कर क्यों दें? इस पे तो सबका अधिकार है, इस पे तो हमें बिल्कुल टैक्स देना ही नहीं चाहिए। तो हम आपका ये कानून जो है उसे तोड़ेंगे, हम खुद जाके समुद्र से नमक बनाएंगे और आपके इस कानून को तोड़ देंगे, ठीक है, कि कोई भी आपके कानून को नहीं मानेगा। तो गांधी जी एक पद यात्रा शुरू करते हैं, पैदल मार्च शुरू करते हैं अपने कुछ लोगों के साथ, और उनकी यात्रा में धीरे धीरे जब तक वो समुद्र के किनारे पहुंचते हैं बहुत सारे लोग उनके साथ यात्रा में शामिल होते चले जाते हैं। इसी के तरह गांधी जी को देखते हुए हर कोई अपने अपने शहर में इस तरीके की मार्च करते हैं और नदी और समुद्र तक पहुंच के नमक बनाने का कानून जो है वो तोड़ते हैं। तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन से जाते हैं, नमक बनाते हैं और उनके आंदोलन को तोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही ये आंदोलन होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको भी समझ में आ गया था कि कितने दिन तक हम इन पे जोर आजमाएंगे, कभी ना कभी हमें झुकना ही पड़ेगा। अब क्या करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले, सीधा दंड पे उतर आते हैं। वो तो ना शाम दाम दंड भेद, तो भेद तो वो डाल चुके थे, फूट डालो शासन करो, और वो अब पूरी तरीके से खत्म भी हो चुका था। तो अब करते हैं दंड, मतलब हम पनिश करेंगे। तो वो क्या करते हैं, जितने भी लीडर्स होते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, जितने भी लीडर्स होते हैं सभी लीडर्स को पकड़ पकड़ के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उनको डाल दिया जाता है जेल में, जिससे कि जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोग उनकी बात सुन रहे हैं, वो उनकी बात सुन ही ना पाए, उन्हें गाइडेंस ना मिले तो वो आगे एक्शन कैसे लेंगे, और बिना बताए जेल में, अंधेरी जेल में बंद कर दिया जाता है सभी बड़े लीडर्स को। और जब ये लीडर्स को बंद कर दिया जाता है तो क्या होता है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया, कि आगे लोग, गांधी जी को पता चल रहा है कि भाई मेरे को तो जेल में बंद कर दिया, अब लोग थोड़ा सा भी भड़के तो ये अंग्रेज फायदा उठाएंगे, हिंसा पे उतर आएंगे और मारा मारी होगी, लोग मारे जाएंगे, बेकसूर लोग मारे जाएंगे। तो गांधी जी तुरंत अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। अब होता है दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अब ये गोलमेज सम्मेलन क्या था, तो ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती थी जो होती थी इंग्लैंड में, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमारे देश पे रूल किया जाता था। तो वहाँ पे एक गोल कॉन्फ्रेंस होती थी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, यानी एक यहाँ पे जो वहाँ की ब्रिटेन की रानी और जो वहाँ के हेड होते थे, समझ लो आप आज के टाइम में जैसे PM हो गया, तो वहाँ के जो हेड होते थे, उनके जो एडवाइजर्स होते थे वो सारे लोग बैठते थे, और यहाँ पे उनके देश के जितने भी नियम बनाने वाले, कानून बनाने वाले, वो सब बैठते थे। और यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे आप भारत से, जो भारत के वायसराय हैं, जो भारत पे अंग्रेज की तरफ से रूल कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पे आते थे। और यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे इनवाइट किया जाता है कि भारत में जो ये लीडर हैं जो फाइट कर रहे हैं, चाहे गांधी जी हो गए, बोस हो गए, इनको बोला जाता है कि आप आइए और यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए, आपकी क्या बात है, क्या मुद्दे हैं, रखिए, हम सुनेंगे। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये 3 बार होता है, एक होता है 1930 में, फिर होता है 1931 में, और फिर होता है 1932 में। तो जब 1930 में होता है तो गांधी जी को बोला जाता है कि आप अपने देश में जो इतनी बातें उठाते हैं, आइए हमारे यहाँ बात रखिए, हम आपकी बात सुनेंगे और आपके लिए कुछ कानून भी बना देंगे। पर गांधी जी नहीं जाते। 1931 में गांधी जी बोलते हैं चलिए ठीक है मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे गांधी जी जाते हैं,
इसके अलावा बाकी जो सम्मेलन हुए थे इसमें भीमराव अंबेडकर जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए दलितों को, और इसके अलावा यहाँ पे मुस्लिम लीग के जो लीडर थे वो भी जाते हैं। अब देखिए, जब गांधी जी केवल एक ही मीटिंग में जाते हैं 1931 में जब गांधी जी यहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं उन लोगों की ना तो उनकी कोई बात सुनता है, ना तो उनको बोलने का मौका दिया जाता है, बस अपनी ही बातें बताई जाती हैं। उन लोगों को बस एक दर्शक मार्ग, जैसे कि आपको ना, जैसे आप मूवी देखने गए हो वैसे ही आपको दर्शक बना के छोड़ दिया जाता है। गांधी जी जब यहाँ से आते हैं तो गांधी जी को समझ में आ जाता है कि ये लोग बस हमें पागल बनाना जानते हैं, ना तो ये हमारी कोई बात सुनेंगे और ना ही हमारी कोई बात मानेंगे। यहाँ से जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन गांधी जी अटेंड करके आते हैं, उनका दिमाग में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ये कहीं ज़्यादा ढीठ है। तो ये क्या करते हैं, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करते हैं कि भैया ये लोग मानने वाले नहीं है, इनको अपने देश से खदेड़ना पड़ेगा। तो वो फिर से शुरू कर देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक हस्ताक्षर यानी कि एक सेटलमेंट होता है। ये सेटलमेंट क्या होता है, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है 1932 में। अब ये क्या होता है, देखिए भारत में ना थोड़ा सा लोगों में विभाजन हो गया था। कैसे विभाजन हो गया था, एक तो विभाजन था हिंदू और मुस्लिम में, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो लीडर थे उनकी अपनी मांगे थी और उनका ये था कि हमारे लिए हमें आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरा थोड़ा सा और मुद्दा उठ गया था, जब क्या हुआ कि ये कहा गया, भीमराव जो अंबेडकर थे इन्होंने कहा कि जो दलित वर्ग है, ठीक है, जो दलित वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है उनको एक अलग ग्रुप में रखा जाए। मतलब एक ग्रुप में हो गया मुस्लिम लीग, एक ग्रुप में हो गया हिंदू। अब हिंदू को भी दो पार्ट में काट दो, एक में दलित वर्ग को रखो और एक में इसको रखो, और इनके लिए अलग से सीटें होनी चाहिए। मतलब जब सरकार बने तो वहाँ पे इनको अलग से वोट देने का अधिकार हो, इनको सीट देने का अधिकार हो, ठीक है, इस तरीके की बातें रखी। तो भीमराव जब अपने ही देश में जो लोगों में इस तरीके से बंटवारा होगा तो अंग्रेज हमारी बात क्यों मानेंगे। तो गांधी जी सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते थे। तो भीमराव अंबेडकर ने बोला ये मेरी मांगे हैं, अगर ये माना जाएगा तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा। गांधी जी ने बोला देखिए हमारे देश में ऑलरेडी दो भागों में ये लोग बांटने की प्रयास कर रहे हैं, अगर हम हिंदू वर्ग को भी अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे तो ऐसे तो कई ग्रुप बन जाएंगे। आप एक ग्रुप बना दीजिए पंजाबी का, फिर आप बोलेंगे दलित का हो गया, एक पिछड़ा वर्ग हो गया, है ना, फिर जाति के आधार पर। तो इस तरीके से तो हम बंटते चले जाएंगे। हमें एक होना है, ना कि हमें बंटना है। तो गांधी जी ने बोला कि हम अलग ग्रुप तो नहीं बनाएंगे, पर हम एक बात कर सकते हैं कि देखिए जब भी सरकार फॉर्म होगी तो इनको आरक्षण दिया जाएगा। जो दलित वर्ग हैं उनको आरक्षण मतलब उनको नौकरी में आरक्षण मिलेगा, उनको पढ़ाई लिखाई में आरक्षण मिलेगा, सब जगह उनको आरक्षण। और जो सीटें होंगी जब भी सरकार होगी तो सरकार में कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित की जाएंगी। ये बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन अलग ग्रुप नहीं बनाया जाएगा। तो जब ये बात दोनों के बीच में हो जाती है तो इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है और दोनों साथ में आ जाते हैं, और साथ में आते हैं तो इसको बोला जाता है पूना पैक्ट, सितंबर 1932। 1939 में, अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1939 में। अब 39 में दोबारा से जब विश्व युद्ध शुरू हो गया, अब अंग्रेजों की जो कमर है वो पूरी तरीके से जाती है टूट। कैसे, क्योंकि देखिए जब युद्ध होता है तो बहुत सारा लगता है खर्चा, बहुत सारा मनी लगता है, क्योंकि युद्ध में क्या चाहिए, गोला बारूद, उसे बनाने के लिए तो पैसा लगेगा। उसके बाद दूसरी सैनिक चाहिए होते हैं। तो अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक कहाँ से यूज़ किए थे, भारत के लोगों को ही, तो भारत की सेना को तो इस्तेमाल किया था। इसके अलावा बहुत सारे इनको रिसोर्सेज, बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ती है। तो ये सारा चीज़ें फिर से जो ब्रिटेन था उसे दूसरे विश्व युद्ध में जब भाग लेना होता है, अब भारत के लोग भी समझ गए थे कि ये लोग तो भाई अपनी बात तो कभी मानते नहीं है, तो हम इनका सपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो अब ये शुरू होता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है 1945 में, 39 से शुरू होता है और 1945 में खत्म होता है। और इसी टाइम जो भारत में लीडर्स थे वो समझ जाते हैं कि ये वक्त है विश्व युद्ध का। अंग्रेज जो है वो आधा तो इनका ध्यान होगा कहाँ पे, विश्व युद्ध में होगा। इसी वक्त हमारा टाइम है कि हम इन पे अटैक करें, अपने आंदोलन को तेज कर दें। इनकी कमर आधी टूटी हुई है, हम पूरी तोड़ दें और इनको निकाल के बाहर करें अपने देश से हमेशा के लिए। और हम पूर्ण स्वराज यानी अपने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक अलग नया देश बनाएंगे और फिर हम सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। तो ये सोचा जाता है और विश्व युद्ध में यही होता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत होती है, और दोबारा से एक नई ऊर्जा के साथ कि अब हम आज़ादी के
बाद ही रुकने वाले हैं, आंदोलन की शुरुआत होती है। अंग्रेज भी कई कानूनों में तब तक बदलाव कर चुके थे। अंग्रेजों ने तब तक ऐसे कानून बना दिए थे जिसमें जो गवर्नमेंट फॉर्म होती थी उसमें बोल दिया था कि हम एक गवर्नमेंट में कुछ लोग भारत के भी रखे जाएंगे, उनको अपनी बातें रखने का, इस तरीके से बहुत सारे बदलाव हुए थे कानून में। धीरे धीरे भारत के लोगों को भी ऐड करा जा रहा था। विश्व युद्ध में जब आंदोलन तेज हो गया तो अंग्रेज भी मान गए कि हम एक तय तिथि पे भारत को छोड़ेंगे, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा। लेकिन भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए भी कई सारी बाधाएं थी। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो जाता है 1945 में। अब देखिए, भारत को एक सेपरेट देश, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए कई कठिनाई थी। जैसा मैंने बताया आपको कि भीमराव अंबेडकर थे, उनकी कुछ बातें थी जिसको गांधी जी ने मान ली। इसके बाद दूसरा ग्रुप था, जब अंबेडकर जी की बात को मान लिया जाता है तो मुस्लिम लीग का। यहाँ पे जो मुस्लिम लीग के लीडर थे उनका कहना था कि हमें एक अलग देश चाहिए, मतलब भारत है, हमें एक और देश चाहिए अलग, जहाँ पे जो हमारे मुस्लिम के लिए रहेगा, और ये अलग देश यानी भारत और पाकिस्तान, दो देश की मांग की कि अलग देश होगा और हमें अपने अलग इंडिविजुअल राइट चाहिए। तो ये बात लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। अब देखिए, ये जो सारे डिसीजन लिए गए ना, ये किसने लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और साथ में जो ये लीडर्स थे, नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इनने। अगर आप जनता की बात करें तो जनता बहुत सारी ऐसी थी जो नहीं चाहती थी कि भारत का विभाजन हो और दो देश बने, क्योंकि जनता का क्या था, जनता तो बस ये चाहती थी कि अंग्रेज हमारे देश से चले जाएं। लेकिन जो फैसले लिए गए वो जनता से पूछकर नहीं लिए गए। फैसले तो नेताओं ने 100, 50, 200 जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने लिए। उसमें से भी बहुत सारे जो हेड लीडर होते हैं उन्होंने लिए थे। तो भारत को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए ये चुनौती थी कि इसको दो भागों में बांटना पड़ेगा। तो जब ये बात हुई तभी जो भारत के जितने भी ग्रुप्स थे वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आ पाते। तो फिर इस बात को भी एक्सेप्ट किया गया। तब जाके अंग्रेज ने बोला कि ठीक है, हम एक निश्चित तिथि पे भारत का जो देश है इसे हम हमेशा के लिए छोड़ देंगे, इसके बदले आपको हमें बहुत सारा कैश, बहुत सारा सोना, बहुत सारा चीज़ें देनी होंगी जो भारत ने अंग्रेज़ों को दी। साथ में ये हुआ कि इस तिथि पे भारत को वो छोड़ के जाएंगे तो दो देश बनेंगे, एक बनेगा भारत, एक बनेगा पाकिस्तान, जिनकी अपनी खुद की गवर्नमेंट होगी, खुद की सरकार होगी। यानी भारत और पाकिस्तान दो देश बनेंगे तो दोनों की ही अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी, ठीक है। दोनों अपने लिए खुद डिसीजन लेंगे, इनके लिए इन पे कोई भी कभी रूल नहीं करेगा, इनके पास सारे राइट खुद के होंगे। और इससे पहले इनको अपना क्या बनाना पड़ेगा, एक संविधान बनाना पड़ेगा। अगर ये स्वतंत्र राष्ट्र बन रहे हैं तो अपने लिए एक कानून की किताब, संविधान बनाना होगा जिससे ये कैसे रूल करेंगे उसमें ये सब बातें होंगी। और अंग्रेजों ने ये भी कहा कि ये लोग अपने लिए क्या संविधान बनाएंगे। लेकिन बहुत ही जल्द हमारे देश के जो लीडर्स थे, भीमराव अंबेडकर, जितने भी लीडर्स थे, उन लोगों ने बहुत ही जल्द सभी देश के संविधान को स्टडी करके अपने देश का संविधान का एक ढांचा तैयार किया। एक बहुत ही अच्छा संविधान, जो पूरा कानून की किताब है, इसको लिखा और तैयार किया। इसके बाद 14 अगस्त 1947 1947 भारत का बंटवारा हुआ एक निश्चित तिथि पे, जहां पे भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों के रूप में जाने गए। और 15 अगस्त 1947 को भारत हो गया स्वतंत्र। अंग्रेज चले गए अपने देश और हमारे देश में छोड़ गए कि आप खुद ही संविधान बनाइए, खुद ही अपने देश पे राज करिए। तो ये पूरा चैप्टर कवर होता है इस तरीके से। आप इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने आपको इस चैप्टर को डिटेल में नोट्स की फॉर्म में पढ़ा रखा है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। एक बार उस चैप्टर को आप, उस वीडियो को देख लेंगे, कभी भी उस चैप्टर को नहीं भूलेंगे, आप दिल से याद रखेंगे, दिमाग से नहीं। और इस वीडियो से आप कोई भी डेट नहीं भूलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।